हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एल. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम नाइट्रोएरिन मतलब नाइट्रोबेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोनिष्क्रिय प्रतिस्थापन अभिक्रिया को देखेंगे कि जो नाइट्रोएरिन होती है, नाइट्रोबेंजीन होती है, वो इलेक्ट्रोनिष्क्रिय प्रतिस्थापन अभिक्रिया को किस तरीका से संपन्न करती है, इलेक्ट्रोनिष्क्रिय प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कैसे संपन्न करती है। ठीक है ना, आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो देखो, मैं सबसे पहले तो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन की आप लोगों के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं। ठीक है ना, नाइट्रोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद हम उसका एनालिसिस करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल उसकी कौन सी जगह पर अटैक करेगा, उसकी ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा या उसकी मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा या फिर उसकी पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बेंजीन से NO2 ग्रुप जोड़ते वो नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा, और जैसे बेंजीन से NO2 ग्रुप जोड़ते वो नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। तो दो तो उसकी ऑर्थो पोजीशन बनेगी, दो उसकी मेटा पोजीशन बनेगी और एक उसकी पैरा पोजीशन बनेगी। लेकिन टॉपिक हम लोगों को ये समझना है कि वो बात तो ठीक है कि ऑर्थो भी बन गई, मेटा भी बन गई, पैरा भी बन गई, लेकिन नाइट्रोबेंजीन में जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो स्थिति 2 पर अटैक करेगा या फिर स्थिति 3 पर अटैक करेगा या फिर स्थिति 4 पर अटैक करेगा, या ऐसा बोल सकता हूं वो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा या फिर वो मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा या फिर वो पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। हम लोगों को यह चीज समझनी है। ठीक है ना, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं नाइट्रोबेंजीन के आप लोगों के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाने के बाद फिर उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। फिर उससे पता लग जाएगा हम लोगों को कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा या फिर मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा या फिर पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो देख लो भैया, यहां पर नाइट्रोबेंजीन की मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं। पूरा फोकस आप लोगों का बोर्ड की तरफ होना चाहिए। देखो, ये लिख दी मैंने यहां पर नाइट्रोबेंजीन। ठीक है ना, नाइट्रोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर उसमें इलेक्ट्रोनिष्क्रिय प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझ रहे हैं हम लोग। तो देखो, ये NO2 ग्रुप मैंने खोल के लिख दिया। पूरा ध्यान आप लोगों का बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है ना, इस NO2 ग्रुप का जो इफेक्ट होता है वो होता है -R इफेक्ट। ध्यान में रखना, इस NO2 ग्रुप का -R इफेक्ट होता है। अब बॉन्डों को तोड़ना चालू कर देते हैं। -R इफेक्ट का मतलब होता है कि जो रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब एक बार बताओ यार, -R इफेक्ट का मतलब रिंग अगर अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कॉमन सी बात है रिंग के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई, और कमी को आपको पता हम किससे शो करते हैं, प्लस से शो करते हैं। मतलब इस NO2 ग्रुप का -R इफेक्ट होता है। -R इफेक्ट होने की वजह से रिंग पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब रिंग पर कौन सा चार्ज घूमेगा, पॉजिटिव चार्ज घूमेगा। कैसे घूमेगा देखते चलो। देखो, हम जानते हैं नाइट्रोजन से ज्यादा विद्युतता, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, ऑक्सीजन की। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है ना, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। और ये आप लोगों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और देखते चलो, बहुत अच्छी स्टेप है, पूरी चीज समझ में आएगी आप लोगों के। ठीक है ना, यहां पर ये बॉन्ड शो कर दिया, यहां पर ये कर दिया। अब देखो, आप लोगों को पता है यहां पर डबल बॉन्ड जनरेट हो गए, क्योंकि ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो गया, यहां पर शिफ्ट हो गया। नाइट्रोजन लिख दिया, यहां पर O पर कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। और आपको पता है ये मैंने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को शो कर दिया, जो कि NO2 ग्रुप की स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, ये वाला बॉन्ड आप लोगों का ये रहा और ये वाला बॉन्ड आप लोगों का ये रहा। अब एक बात होता है, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर शिफ्ट हो गए तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अरे सही बात तो है भाई। एक बात बताओ, अगर ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए तो यहां पर तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। कमी को हम किससे शो करते हैं, प्लस से शो करते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बात बोली थी कि रिंग के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, कमी हो रही है, तो रिंग पर कौन सा चार्ज घूमेगा, पॉजिटिव चार्ज घूमेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग के अंदर क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, अर्थात अनुनाद करेगा। कैसे करेगा, इधर देखो, इसके प्लस को कौन खत्म करेगा, ये खत्म करेगा। ठीक है ना, तो देखो, इसके प्लस को ये खत्म करेगा तो ये बॉन्ड तो कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, आप लोगों को यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अब इसके पास कमी आ गई तो इसके पास में पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों की ये बनेगी। देख लो भैया, देखो, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। ये वाला बॉन्ड आप लोगों को यहां पर शिफ्ट होगा, ये अपनी जगह पर कुछ नहीं किया है। यहां पर मैंने पॉजिटिव चार्ज लिख दिया और ये N इस पर नेगेटिव चार्ज लिख दिया, और ये आप लोगों को रहा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है ना, पॉजिटिव यहां पर आ गया। अब एक काम करते हैं, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहां पर पहुंचा देता हूं, तो ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, लेकिन अगला पॉजिटिव कहां पर आ जाएगा, यहां पर। तो देखो, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर पहुंचा दिए। तो देखो, यहां पर तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव खत्म हो गया, लेकिन अब पॉजिटिव कहां पर आ गया, उस ऑर्थो पोजीशन पर आ गया। और अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों की ये बनेगी। देख लो भैया, ये वाला बॉन्ड अपनी जगह पर कुछ नहीं किया है, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया, यहां पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज गया, और ये आपका अपनी जगह पे, ये इससे तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये लो, उसका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी शो कर दिया। अब लास्ट स्ट्रक्चर में समझ गए होंगे, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे, ये वाला यहां पर शिफ्ट होगा, वापस से आपके नाइट्रोबेंजीन बन गया आप लोगों का।
ठीक है ना। वापस से ही आप लोगों का नाइट्रोबेंजीन की स्ट्रक्चर बन गई। देखो कैसी बनेगी, ये बन गया भैया वापस से आप लोगों का नाइट्रोबेंजीन। ये लो वापस से नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने किसकी बनाई, लिख देता हूं नाइट्रोबेंजीन की। नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। गौर से इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखिए। देखो सुनो, इस वक्त जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नाइट्रोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन के नाम से क्लियर हो रहा है कि नाइट्रोबेंजीन पर पहला अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा। लेकिन चीज हम लोगों को यह समझनी है कि इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा। अरे भैया ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा या मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा या फिर वो पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। उसके लिए हम लोगों ने नाइट्रोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी। और अब हम लोग इस चीज को समझते हैं कि नाइट्रोबेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल को किस साइट पर अटैक करना चाहिए, ऑर्थो पर अटैक करना चाहिए, मेटा पर अटैक करना चाहिए, फिर पैरा पर अटैक करना चाहिए। तो पूरा फोकस बोर्ड की तरफ कर देना। देखो एक बार तो पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को समझा देता हूं, उसके बाद इस पर एनालिसिस करूंगा। ये नाइट्रोबेंजीन लिख दिया। ये आप लोगों को पता है NO2 ग्रुप का -R इफेक्ट होता है। -R इफेक्ट का मतलब होता है रिंग से इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता। अगर ये NO2 ग्रुप -R इफेक्ट की वजह से रिंग से इलेक्ट्रॉन मांग रहा है तो रिंग पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कैसा आएगा इधर देखते चलो। नाइट्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणता मतलब नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको होती है, ऑक्सीजन की। तो कॉमन सी बात है ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा। नाइट्रोजन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, लेकिन ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होते ही नाइट्रोजन का पॉजिटिव हो गया, खत्म। तो देखो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए, ठीक है ना। तो देखो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन पर आ गए नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आप लोगों को यहाँ पर आ गए। इसके पॉजिटिव को कौन खत्म करेगा, ये बॉन्ड खत्म करेगा। तो देखो ये बॉन्ड तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, लेकिन पॉजिटिव कहां पर आ गया, यहाँ पर। इसके पॉजिटिव को कौन खत्म करेगा, ये बॉन्ड खत्म करेगा। ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो आप पॉजिटिव कहां पर आ गया, यहाँ पर। लास्ट स्टेप में आप लोग समझ गए, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रेजोनेंस करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये वाला बॉन्ड वापस से यहाँ पर हो जाएगा, वापस से आप लोगों की नाइट्रोबेंजीन बन गई, ठीक है ना। इनकी पहचान होती है कि पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे को मैच नहीं करनी चाहिए और 5 से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं बननी चाहिए और 5 से कम नहीं बननी चाहिए। अगर 5 से ज्यादा बन रही है या 5 से कम बन रही है तो समझ जाना आप लोगों ने गलत कर दिया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नाइट्रोबेंजीन की बनाने की सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है कि आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 से ज्यादा नहीं बननी चाहिए, 5 से कम नहीं बननी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि ये एक भी स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर को मैच नहीं करनी चाहिए। देखो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आप लोगों की डिफरेंट है, पहली वाली और लास्ट वाली पोजीशन आप लोगों को ऐसी दिख रही है कि सेम सी है, सेम नहीं है बेटा। इसके डबल बॉन्डों की कंडीशन को देखो, इसके डबल बॉन्ड कहां पर है, और इसके डबल बॉन्डों की कंडीशन देखो, इसके डबल बॉन्ड कहां पर है। अर्थात आप लोगों को कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है और एक कोई सी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे को मैच नहीं कर रही है। और लास्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप लोगों का ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो 2 बार तो ऑर्थो पर आ रहा है और 1 बार पैरा पर आ रहा है। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये पॉजिटिव चार्ज आपका मेटा पोजीशन पर नहीं आ रहा है। देखो यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर आया है, यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर आया है, यहां पर पैरा पोजीशन पर आया है। कहीं पर भी देख लो, देखो ये मेटा पोजीशन है, ये मेटा 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 मेटा, कहीं पर भी आपकी मेटा पोजीशन पर पॉजिटिव नहीं आया। देखो ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा होती है, पैरा होती है, ये भी ऑर्थो होती है, मेटा होती है। अब इधर देखो पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देख लो, ये पॉजिटिव चार्ज 2 बार तो ऑर्थो पर आया है और 1 बार पैरा पाया है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज मेटा पोजीशन पर आप लोगों को कोई नहीं आया है। मतलब मेटा पोजीशन पर देख लो कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि अब हम एनालिसिस करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल को किस जगह पर अटैक करना चाहिए। तो गौर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखो, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये पॉजिटिव चार्ज 2 बार तो ऑर्थो पर आया और 1 बार पैरा पर आया है। और आपको बताया रिएक्शन पर ये नाइट्रोबेंजीन पर अटैक करने के कौन आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि किस रिएक्शन को समझा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिससे पहला अटैक किसको हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का। तो इलेक्ट्रोफाइल आकर देखता है कि भाई ऑर्थो पर प्लस चार्ज आ रहा है, ऑर्थो पर प्लस चार्ज आ रहा है, पैरा पर प्लस चार्ज आ रहा है, लेकिन मेटा पर प्लस चार्ज नहीं आ रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑर्थो पर पॉजिटिव है और पैरा पर पॉजिटिव है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोफाइल के पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव पर या नेगेटिव नेगेटिव पर कभी भी अटैक नहीं करते। अटैक होता अपोजिट साइटों का, जैसे प्लस पर माइनस अटैक करता, माइनस पर प्लस अटैक करता है। क्योंकि जो विपरीत आवेश होते हैं, जो अपोजिट चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ
पर, ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल के पास भी कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप लोग जानते हो कि रिंग के ऑर्थो और पैरा पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोफाइल के पास भी पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब नाइट्रोबेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नहीं होती। अब तो पास में आपके पास में सिर्फ एक ही चॉइस है, वो कौन सी है, मेटा पोजीशन। क्योंकि मेटा पोजीशन पर कहीं पर भी देख लो, कहीं पर भी कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है। इसका मतलब आप लोगों का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पर अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पर। इसलिए नाइट्रोबेंजीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, मतलब जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, वो होती है आप लोगों की मेटा पोजीशन पर। क्योंकि मेटा पोजीशन पर कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे नहीं है जहां पर पॉजिटिव आ रहा है, जबकि ऑर्थो पर पॉजिटिव आ रहा है, पैरा पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इलेक्ट्रोफाइल के पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कॉमन सी बात है, ऑर्थो और पैरा पर तो वो अटैक कर नहीं सकता, क्योंकि सेम सेम पर कभी भी रिएक्शन नहीं करता। तो फिर अब एक ही जगह बची, मेटा पोजीशन बची। इसलिए नाइट्रोबेंजीन के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाते हैं तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कौन सी पोजीशन पर अटैक करता है, मेटा पोजीशन पर अटैक करता है। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि हम लोगों की जो नाइट्रोबेंजीन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी पोजीशन पर संपन्न होती है, मेटा पोजीशन पर। अब इसकी जितनी भी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उनके एक एक एग्जांपल ले लेके इनको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना, जिससे कि हम लोगों का ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब देखो सुनो, इसकी कुछ केमिकल रिएक्शनों को लिख रहा हूं जिससे ये शो हो जाएगा कि नाइट्रोबेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मेटा पोजीशन पर संपन्न होती है। मेटा पर क्यों संपन्न होती है एक बार फिर बता देता हूं, क्योंकि ऑर्थो पर पॉजिटिव आ रहा है और पैरा पर पॉजिटिव आ रहा है और इलेक्ट्रोफाइल के पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर अटैक नहीं करेगा, तो फिर किस पर अटैक करेगा, फिर तो मेटा पे ही करेगा, क्योंकि मेटा ही बची है भाई। तीन पोजीशन ही तो होती है, एक तो ऑर्थो होती है, एक मेटा होती है, पैरा होती है। तो ऑर्थो और पैरा पर तो अटैक कर ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां पर तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो अटैक फिर किस पे होगा, फिर तो मेटा पोजीशन पर ही होगा। आगे बात समझिए। तो कुछ रिएक्शन के एग्जांपल ले लेता हूं जिनसे ये क्लियर हो जाएगा कि जो नाइट्रोबेंजीन होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो मेटा पोजीशन पर संपन्न होती है। तो देख लो भैया, आप उनको सभी रिएक्शनों को देख लो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज होती है भैया कॉन्सेप्ट। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पता है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक किस पर करेगा, मेटा पोजीशन पर करेगा, तो करवा दो यार। देखो पहली रिएक्शन ले रहा हूं मैं, नाइट्रीकरण नाइट्रेशन। पहली केमिकल रिएक्शन ले रहा हूं मैं, नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रेशन। नाइट्रीकरण में खूब जानते हो, सांद्र HNO3 नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे। ये ले लिया मैंने NO2, इसका नाम लिखो भैया नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, सांद्र कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड, और जो कैटलिस्ट लिया है वो लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। और इसकी मेटा पोजीशन पर कौन अटैक कर लेगा, NO2 ग्रुप, क्योंकि हम जानते हैं कि HNO3 रिएक्शन के लिए क्या सप्लाई करता है, NO2 ग्रुप सप्लाई करता है, ठीक है ना। इसको इस तरीका से लिख दो आप लोग, ये लो, ये NO2 रहा, उसकी मेटा पोजीशन पे किसने अटैक कर लिया, NO2 ने। इसका नाम हो गया 1,3 डाइनाइट्रो बेंजीन या मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। चलो ठीक है, दूसरी केमिकल रिएक्शन को ले लेते हैं जिसका नाम है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण ये हमारी दूसरी केमिकल रिएक्शन है। तो देखो भैया, सल्फोनीकरण में सांद्र H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं तो SO3H ग्रुप जुड़ता है। ये हम लोगों ने क्या ले लिया, वो नाइट्रोबेंजीन ले लिया, नाइट्रोबेंजीन ले लिया, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, H2SO4 से करवा दी। कौन सा H2SO4 है, सांद्र कंसंट्रेट H2SO4 है, ठीक है ना। रिएक्शन को थोड़ा बहुत हीट कर दिया, हीट करते ही आपको होता है SO3H किस पोजीशन से जुड़ जाएगा, मेटा पोजीशन से। NO2 यहाँ पर जो SO3H है वो कौन सी पोजीशन से जुड़ जाएगा, मेटा पोजीशन से। और इसका नाम होगा मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम होगा मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इस रिएक्शन को समझा देता हूं आप लोगों के लिए।
देखो भैया इधर देखो, नाइट्रोबेंजीन के अंदर पहली केमिकल रिएक्शन ले रहा हूं, इलेक्ट्रोनिष्क्रिय प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी थी, वहां पर ऑर्थो और पैरा पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, और इलेक्ट्रोफाइल के पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर अटैक नहीं करेगा। इसलिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएंगे वो सभी इस रिएक्शन को किस पर संपन्न करेंगे, मेटा पोजीशन पर। ये नाइट्रोबेंजीन ले लिया, नाइट्रीकरण अभिक्रिया खूब पता है, नाइट्रीकरण अभिक्रिया में सांद्र HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं, कैटेलिस्ट के रूप में हम क्या लेते हैं, सांद्र H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है जो SO3H ग्रुप, जो अपना NO2 ग्रुप होगा वो कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर, क्योंकि नाइट्रीकरण रिएक्शन में हम लोगों को जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो कौन मिलता है, NO2+ मिलता है, ठीक है ना। तो NO2+ किस पर अटैक कर लेगा, मेटा पोजीशन पर। तो देखो जब नाइट्रोबेंजीन की सांद्र HNO3 सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाता हूं तो जो NO2 न्यूक्लियोफाइल होता है वो कौन सी पोजीशन पर अटैक कर लेगा, आप लोगों की मेटा पोजीशन पर। ये कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन, ठीक है ना। ये कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन है आप लोगों की, ठीक है ना। इसका नाम होगा 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन या मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। इस NO2 ग्रुप ने कौन सी साइड पर अटैक कर लिया, मेटा पोजीशन पर। दूसरी कौन सी अपनी सल्फोनीकरण, खूब जानते हो सल्फोनीकरण में SO3H ग्रुप जुड़ता है, ठीक है ना। नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन किससे करवा दी, सांद्र H2SO4 से करवा दी, मतलब कंसंट्रेट H2SO4 से करवा दी, और इसको हीट कर दिया। हीट करते ये SO3H ग्रुप किससे जुड़ जाएगा, मेटा पोजीशन से जुड़ जाएगा, और इसका नाम होगा मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। दो रिएक्शन बता दी, एक नाइट्रीकरण बता दी जिसमें NO2 जुड़ा है मेटा पोजीशन से, एक सल्फोनीकरण बता दी जिसमें आपका SO3H जुड़ा है मेटा पोजीशन पर। अब इसकी तीसरी रिएक्शन को और देख लेते हैं जिसका नाम है हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन। तो देख लो हेलोजनीकरण रिएक्शन को भी देख लो, ठीक है ना। तीसरी केमिकल रिएक्शन है इसकी इलेक्ट्रोनिष्क्रिय प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हेलोजनीकरण मतलब हेलोजिनेशन। तो देखो उसको भी करवा देता हूं। अब देखो इसकी जो तीसरी केमिकल रिएक्शन है वो है आप लोगों की हेलोजनीकरण, ठीक है ना। तीसरी केमिकल रिएक्शन है आप लोगों की हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन। हेलोजनीकरण अभिक्रिया मतलब हेलोजिनेशन रिएक्शन। पहली कौन सी थी, नाइट्रीकरण, दूसरी कौन सी थी, सल्फोनीकरण, और तीसरी कौन सी है, हेलोजनीकरण। यहां पर मैंने क्या ले लिया आप लोगों के लिए, वही नाइट्रोबेंजीन को ले लिया, ठीक है ना। ये मैंने किसको ले लिया, नाइट्रोबेंजीन को ले लिया, ठीक है ना। और इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, Cl2 से, किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है ना। FeCl3 की प्रेजेंस में करवाऊंगा तो जो एक Cl है वो आप लोगों की कौन सी पोजीशन पर जुड़ जाएगा, मेटा पोजीशन पर, ठीक है ना। ये लो मेटा पोजीशन पर, इसका नाम होगा मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। अब देखो इस रिएक्शन को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, देखना ये इधर की तरफ देखना। नाइट्रोबेंजीन के अंदर अब हम तीसरी केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं जिसका नाम है हेलोजनीकरण अभिक्रिया मतलब हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो कॉमन सी बात है, हेलोजन में सभी हेलोजन फैमिली के मेंबर आ जाते हैं, F भी आ जाता है, Cl भी आ जाता है, Br भी आ जाता है, I भी आ जाता है, ठीक है ना। हेलोजनीकरण अभिक्रिया के अंदर आप लोगों को पता है कि रिंग पर कौन अटैक करेगा, हेलोजन अटैक करेगा, और हेलोजन कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पर, क्योंकि ये चीज तो मैंने समझाई रखी आप लोगों के लिए। ये नाइट्रोबेंजीन ले लिया, उसकी रिएक्शन किससे करवा दी, Cl2 से करवा दी, FeCl3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो आपका एक Cl कौन सी पोजीशन पर जुड़ जाएगा, मेटा पोजीशन पर, और एक Cl जो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा उसको -HCl के रूप में बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। यहां पे लिख देता हूं -HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, और आप लोगों का प्रोडक्ट बन जाएगा मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। इस तरीका से नाइट्रोबेंजीन के अंदर जो इलेक्ट्रोनिष्क्रिय प्रतिस्थापन थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, वो आप लोगों की खत्म होती है। कितनी रिएक्शन करवाई इसमें, 3। पहली नाइट्रीकरण, दूसरी सल्फोनीकरण, तीसरी हेलोजनीकरण। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर से बता देता हूं, नाइट्रोबेंजीन के अंदर जो इलेक्ट्रोनिष्क्रिय प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, वो उसकी कौन सी पोजीशन पर होती है, मेटा पोजीशन पर होती है। और उसमें हमने कितनी रिएक्शन पढ़ी है, 3 रिएक्शन पढ़ी है। पहली कौन सी पढ़ी है, नाइट्रीकरण, दूसरी कौन सी पढ़ी है, सल्फोनीकरण, और तीसरी केमिकल रिएक्शन पढ़ी है हम लोगों ने हेलोजनीकरण मतलब हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब सुनो, नाइट्रोबेंजीन में इलेक्ट्रोनिष्क्रिय प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। अब अगला जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक ये है कि नाइट्रोबेंजीन के अंदर नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझनी है, अर्थात नाइट्रोबेंजीन के अंदर हम लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझनी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हम लोगों ने समझ ली। अब नाइट्रोबेंजीन में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखेंगे, अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, पहला अटैक किसका होता है, न्यूक्लियोफाइल का होता है। तो देखते हैं न्यूक्लियोफाइल किस पर
अटैक करता है, ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करता है, या मेटा पोजीशन पर अटैक करता है, या फिर पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। तो देखो नाइट्रोबेंजीन की फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो इसको तो पूरे को मिटा देता हूं और हेडिंग डाल देता हूं, नाइट्रोबेंजीन में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो उसको भी करवा देता हूं। हेडिंग भैया आप लोगों की नाइट्रोबेंजीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें पहला अटैक किसका होता है? न्यूक्लियोफाइल का होता है। न्यूक्लियोफाइल पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रोफाइल पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इन सारी चीजों को आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। तो देखो भैया सुनो मेरी बात ध्यान से, नाइट्रोबेंजीन के अंदर इस वक्त जो मैं रिएक्शन समझा रहा हूं वो समझा रहा हूं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो नाइट्रोबेंजीन की मैं यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाने के बाद फिर एनालिसिस करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक स्थिति मतलब ऑर्थो पर करना है या फिर मेटा पर करना है या फिर पैरा पर करना है। ठीक है, पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद इस चीज को समझेंगे कि न्यूक्लियोफाइल को किस पर अटैक करना चाहिए, ऑर्थो पर अटैक करना चाहिए, मेटा पर अटैक करना चाहिए या फिर पैरा पोजीशन पर अटैक करना चाहिए। तो देखो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो नाइट्रोबेंजीन के और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बना देता हूं, अभी थोड़ी देर पहले बनाई है वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बना रहा हूं। देखो भैया ये मैंने नाइट्रोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों के लिए समझाई है। देखो अब तो डायरेक्ट बना देता हूं। इस बॉन्ड को यहां से तोड़ोगे, इसका माइनस आर इफेक्ट होता है, ये बॉन्ड आप लोगों को यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों की ये बन जाएगी। अभी समझाइए थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में यहां पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, यहां पर डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, एन ऊपर नेगेटिव, ये आप लोगों का यहां पर हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर, ये वाला बॉन्ड यहां पर, ये वाला यहां पर शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव यहां पर आ जाएगा आप लोगों का। ये लो देखो ये यहां पर पॉजिटिव, यहां पर आप लोगों का डबल बॉन्ड एन ऊपर नेगेटिव, ये इसके साथ कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है ना। अब ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा तो देखो अगली कंडीशन आप लोगों की ये बन जाएगी। देखो ये लो इस पर पॉजिटिव हो गया, ये आप एन ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, यहां पर इसका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, ये यहां पर शिफ्ट होगा, वापस से वो नाइट्रोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। ये लो ये बन गया भैया आप लोगों का नाइट्रोबेंजीन। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये नाइट्रो लिख देता हूं नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना। नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना मतलब नाइट्रोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इस वक्त हम लोगों को यह समझना है कि जो हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल है वो ऑर्थो पर अटैक करेगा, मेटा पर अटैक करेगा, पैरा पर अटैक करेगा। यहां पर भी ऑर्थो लिख देता हूं और यहां पर किसको लिख देता हूं? मेटा को लिख देता हूं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो भैया अगर देखो यहां पर मैंने नाइट्रोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अब ये देखते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो ऑर्थो स्थिति पर अटैक करेगा, मेटा स्थिति पर अटैक करेगा, पैरा स्थिति पर अटैक करेगा। तो आप लोगों को पता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज वहां पर जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, अर्थात जिसके पास में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। भाई एक बात होता है न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज है तो ये वहीं पर तो जाएगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब हम लोगों ने नाइट्रोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी तो गौर से देखो, एक बार दो बार तो ऑर्थो पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और एक बार पैरा स्थिति पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और आप लोगों को पता है न्यूक्लियोफाइल के पास में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है वो एक बार तो ऑर्थो पोजीशन पर होगी और एक बार पैरा पोजीशन पर होगी, क्योंकि ऑर्थो पर भी पॉजिटिव आ रहा है और पैरा पर भी पॉजिटिव आ रहा है और न्यूक्लियोफाइल के पास में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब नाइट्रोबेंजीन के अंदर जब नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है तो वो एक बार तो ऑर्थो पोजीशन पर संपन्न होती है और एक बार पैरा पोजीशन पर संपन्न होती है। क्यों संपन्न होती है? क्योंकि नाइट्रोबेंजीन की जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऑर्थो पर पॉजिटिव आ रहा है और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और न्यूक्लियोफाइल के पास में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो बिल्कुल सही बात है भाई, न्यूक्लियोफाइल वहीं पर तो जुड़ेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एक बार तो न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक कर लेगा? ऑर्थो पोजीशन पर, और एक बार न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक कर लेगा? पैरा पोजीशन पर। मेटा पर न्यूक्लियोफाइल
न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पर तो कहीं पर भी प्लस चार्ज नहीं आया है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। और न्यूक्लियोफाइल के पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो कॉमन सी बात है यार, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो वहीं पर तो अटैक करता है जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है। भाई पॉजिटिव वाला नेगेटिव पर अटैक करता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पर अटैक करता है। तो नाइट्रोबेंजीन के अंदर जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, वो ऑर्थो पर पैरा पर संपन्न होती है। जबकि नाइट्रोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न होती है, वो मेटा पोजीशन पर संपन्न होती है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। ठीक है, पता लग गया नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी पोजीशन पर संपन्न होती है, ऑर्थो पर पैरा पर। अब इसकी भी कुछ केमिकल रिएक्शनों से इसके एक्सप्लेन कर देता हूं। कहां भाई, नाइट्रोबेंजीन के अंदर नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर संपन्न होती है। तो देख लो ऑर्थो पैरा पर कैसे संपन्न हो रही है। इसके भी कुछ एग्जांपल ले लेता हूं जिससे कि ये टॉपिक भी हम लोगों का खत्म हो जाएगा। देखो यहां पर ले लिया मैंने नाइट्रोबेंजीन, ये ले लिया मैंने किसको, नाइट्रोबेंजीन को। नाइट्रोबेंजीन इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, एल्कोहलिक NH3 के साथ करवा दी। इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, एल्कोहलिक NH3 के साथ करवा दी। NH3 से इसकी रिएक्शन करवाओगे तो एक बार तो जो आप लोगों का NH2 ग्रुप है वो ऑर्थो पर अटैक कर लेगा। ये लो NO2 लिख दिया, यहां पर किसको लिख दिया, NH2 को लिख दिया। ठीक है ना, और यहां पर भी किसको लिख दिया मैंने, NH2 को लिख दिया। ये लो NO2 और यहां पर लिख दिया NH2। इसका नाम हो गया आप लोगों का मेटा नाइट्रो एनिलीन। इसका नाम तो हो गया ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, और इसका नाम हो गया पैरा नाइट्रो एनिलीन, क्योंकि एनिलीन की स्ट्रक्चर उससे NO2 ग्रुप जुड़ा है आप लोगों का। ठीक है ना, एक रिएक्शन और लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। ये ले लिया मैंने कौन, नाइट्रोबेंजीन। उसकी रिएक्शन किससे करवा दी मैंने, NaOH से करवा दी, जो कि कौन सी अवस्था में, एक्वस मतलब जलीय अवस्था में। तो एक बार तो OH को किससे जोड़ दो, ऑर्थो से, और एक बार OH को किससे जोड़ दो, पैरा से। ये लो, ये आपका NO2, यहां पर OH जोड़ दिया। ये आप लोगों को वही नाइट्रोबेंजीन NO2, और पैरा से मैंने किसको जोड़ दिया, OH को जोड़ दिया। इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और इसका नाम है पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और इसका नाम है पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है ना, एक रिएक्शन हो रहा है, एक रिएक्शन को अभी समझाऊं, पहले दोनों रिएक्शनों को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है ना, इधर देखिए भैया, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां पर आपको बताइए जितनी भी रिएक्शनों के जो एग्जांपल है वो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, जिसमें पहला अटैक किसको होगा, न्यूक्लियोफाइल का। और न्यूक्लियोफाइल की पहचान क्या होती है कि जिसके पास में नेगेटिव चार्ज होता है वही अपना न्यूक्लियोफाइल होता है। यहाँ पर एल्कोहलिक NH3 की रिएक्शन करवा रहे हैं, आपको पता है NH3 किसमें टूटता है, H+ और NH2- में। इसका मतलब जो हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल है वो NH2- है। तो ये NH2- एक बार तो ऑर्थो से जुड़ेगा और एक बार किससे जुड़ेगा, पैरा से जुड़ेगा। एक बार तो ऑर्थो से जोड़ दिया, एक बार पैरा से जोड़ दिया। इसका नाम हो गया ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन और इसका नाम हो गया पैरा नाइट्रोएनिलीन। ठीक है, अब बात करते हैं नाइट्रोबेंजीन, और इसकी रिएक्शन करवा दी, मतलब जलीय NaOH क्षार के साथ करवा दी। तो देखो आपको पता है NaOH किसमें टूटता है, Na+ और OH- में। और मैंने पहले ही बता दिए कि न्यूक्लियोफाइल की पहचान होती है कि अगर किसी पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो अपना कौन है, न्यूक्लियोफाइल, और अगर किसी पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो देखो OH- न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये OH- एक बार तो ऑर्थो से जुड़ेगा और एक बार पैरा से जुड़ेगा। तो ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि आपको पता है किसकी रिंग हो गई, फिनॉल की रिंग हो गई, उससे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है, ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है, पैरा पोजीशन पर जुड़ा है, तो इसका नाम हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। दो रिएक्शन आप लोगों के लिए करवा दी, एक बार NH2 का अटैक करवा दिया और एक बार OH का अटैक करवा दिया। एक रिएक्शन और देख लेते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद ये टॉपिक भी हम लोगों का खत्म हो जाएगा। कौन सा, नाइट्रोबेंजीन के अंदर नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देख लो सारी चीज कॉन्सेप्ट बेस है, कोई भी चीज रट्टा वाली नहीं है, सबके सब में कॉन्सेप्ट लग रहा है, किसको किस पर अटैक करना चाहिए, क्यों अटैक करना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट है आप लोगों के पास में। ठीक है ना, ये लो यहां पर लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने NO2। ठीक है ना,
ठीक है ना। और इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा दूं, C2H5O से करवा देता हूं। इसका नाम कौन है, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। अब देखो इसके क्या प्रोडक्ट बनेंगे, जोड़ दो। आपको पता है इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो न्यूक्लियोफाइल हम लोगों के लिए कौन बन गया, ये बन गया। तो एक बार इस ग्रुप को किससे जोड़ दो, ऑर्थो से जोड़ दो, और एक बार इस ग्रुप को किससे जोड़ दो, पैरा से जोड़ दो, सॉरी हाँ पैरा से जोड़ दो। यहां पर लिख दिया NO2। एक बार तो इसको किससे जोड़ दो, O C2H5, इसको किससे जोड़ दिया, ऑर्थो से, और एक बार इसको किससे जोड़ दिया, पैरा पोजीशन से। ठीक है ना। मेटा पर नहीं जोड़ेगा क्योंकि मेटा पोजीशन पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। OC2H का भी यहां पर लिख देता हूं। इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफेनिटोल। इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफेनिटोल। ठीक है ना, ऑर्थो नाइट्रोफेनिटोल। और इसका नाम होगा पैरा नाइट्रोफेनिटोल। चलो ठीक है, इस रिएक्शन को भी समझा देता हूं आप लोगों के लिए। इधर देखना भैया, वही हम लोगों ने किसको ले लिया, नाइट्रोबेंजीन को ले लिया, उसकी रिएक्शन किससे करवा दी, C2H5O से करवा दी। ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है ये कौन है, आप लोगों को पोटेशियम मेटल होती है, तो मेटल पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस पूरे ग्रुप पर आप लोगों को कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और नेगेटिव चार्ज होते ही अपना काम होगा, क्योंकि हम लोगों को कौन मिल गया, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका नाभिक किसने, यह न्यूक्लियोफाइल एक बार तो किस पर अटैक करेगा, ऑर्थो पर अटैक करेगा, एक बार किस पर अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। इसका नाम होगा ऑर्थो नाइट्रोफेनिटोल, और इसका नाम कौन होगा, पैरा नाइट्रोफेनिटोल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। इसी के साथ नाइट्रोबेंजीन में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी फिनिश, जिसमें 3 करवाई है। एक बार NH3 का अटैक करवाया, एक बार NaOH का अटैक करवाया, और एक बार C2H5O का अटैक करवाया है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बता देता हूं, नाइट्रोबेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो कौन सी पोजीशन पर होती है, मेटा पोजीशन पर। और नाइट्रोबेंजीन में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, वो एक बार तो ऑर्थो पोजीशन पर संपन्न होगी और एक बार पैरा पोजीशन पर संपन्न होगी। अर्थात नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मेटा पोजीशन पर संपन्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी संपन्न, ये सारी चीजें मैंने बता दी आप लोगों के लिए। ठीक है ना। अब एक चीज और दे रखी है नाइट्रोबेंजीन में या अपने इस वाले टॉपिक में एक चीज और दे रखी है, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक अम्ल भी हम लोगों के सिलेबस में दे रखा है, इसलिए मैं पिक्रिक अम्ल के बारे में और बता देता हूं। एक बार फिर सुन लो जितने भी स्टूडेंट है, पिक्रिक एसिड हम लोगों के सिलेबस में दे रखा है, और पिक्रिक अम्ल को पहले एग्जाम में पूछ रखा है, इसलिए पिक्रिक अम्ल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो चीज पहले पूछ रखी है वो सभी चीज हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पिक्रिक अम्ल के बारे में और बता देता हूं। जैसे ही पिक्रिक अम्ल अपना खत्म होगा उसके बाद हमारा एक पोर्शन खत्म हो जाएगा, अर्थात नाइट्रो एल्केन और नाइट्रो एरिन जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम एंटर हो जाएंगे एमीन के अंदर। मेरी बात समझ में आ गई। ये हम लोगों का कौन सा लेक्चर है, चौथा लेक्चर है। अर्थात नाइट्रो कंपाउंड के हम लोगों ने कितने लेक्चर लिए, 4 लेक्चर लिए। ठीक है ना। 4 लेक्चर में अपना नाइट्रो कंपाउंड बिल्कुल खत्म हो गया। अब जो 5वें नंबर का लेक्चर आएगा वो किसका आएगा, एमीन का आएगा। ठीक है ना। 5वें नंबर का लेक्चर किसका आएगा, एमीन का। फिर एमीन को पूरे को खत्म करेंगे, फिर हम इंटर होंगे एरोमेटिक डाइएजुनियम हैलाइड के अंदर। ठीक है ना। वो एमीन को पहले खत्म करेंगे, उसके बाद उसमें एंटर होंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं पिक्रिक अम्ल को बता देता हूं, पिक्रिक अम्ल के साथ ही अपना ये नाइट्रो कंपाउंड वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो देखो पिक्रिक एसिड को भी देख लो कि पिक्रिक अम्ल क्या है आप लोगों का। देखो अगला टॉपिक है हमारा पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल मतलब पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। ये पिक्रिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है, ये लो, ये किसकी स्ट्रक्चर होती है, पिक्रिक एसिड की होती है। यहां पर आप लोगों का OH है, यहां पर आप लोगों का NO2 जुड़ा हुआ है, यहां पर आप लोगों का NO2 जुड़ा हुआ है, और यहां पर भी आप लोगों का NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। NO2 का -R के साथ साथ -I इफेक्ट भी होता है, -R के साथ -I इफेक्ट भी होता है, वही -R के साथ इसका -I इफेक्ट भी होता है। ठीक है ना। इसका नाम लिख देता हूं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। एक पोजीशन, 2, 3, 4, 5 और 6 पोजीशन। अब इस पूरे को समझा देता हूं आप लोगों के लिए। भैया
अब मैं आप लोगों के लिए पिक्रिक अम्ल के बारे में भी बता देता हूँ, पिक्रिक एसिड के बारे में भी बता देता हूँ। पिक्रिक अम्ल के अंदर क्या होता है कि जो फिनोल की रिंग होती है ना, फिनोल की रिंग, उस फिनोल की रिंग से 3 NO2 ग्रुप जोड़ दो। 2 NO2 ग्रुप को तो आप कौन सी पोजीशन से जोड़ दो, ऑर्थो पोजीशन से, और 1 NO2 ग्रुप को आप जोड़ दो पैरा पोजीशन से। सही है ना, आपको पता है ये पोजीशन कौन सी है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन, और ये कौन सी पोजीशन है आप लोगों की पैरा। मतलब जो फिनोल की रिंग से जो आप लोगों का NO2 ग्रुप है उसको 2 बार तो ऑर्थो से जोड़ दो और 1 बार पैरा से जोड़ दो, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका पिक्रिक अम्ल का, पिक्रिक एसिड का। तो एक बात तो समझ में आ गई, उसके नाम के पीछे क्या लगा, पिक्रिक अम्ल, अर्थात ये H+ को देता है, और जो H+ को देते हैं वो कौन होते हैं, अम्ल। हम खूब जानते हैं आर्यन सिद्धांत के अनुसार, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि जो अपना H+ देते हैं वो कौन होते हैं, अम्ल होते हैं। तो कॉमन सी बात है, यहां से जो ये अम्लीय गुण शो कर रहा है वो किससे शो कर रहा है, इस हाइड्रोजन से शो कर रहा है। मतलब अगर यहां से ये H+ के रूप में बाहर निकल जाए तो आपको पता है ये कौन से गुण शो कर देगा, अम्लीय गुण शो कर देगा, अर्थात एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर देगा। तो जो हमारा पिक्रिक अम्ल होता है ना, ये अम्लीय गुण कहां से शो करता है, ये OH के हाइड्रोजन एटम से शो करता है। ये हाइड्रोजन अगर H+ के रूप में बाहर निकल जाए तो यहां पर इसके कौन से गुण शो हो जाएंगे, अम्लीय गुण, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टीज। और ये पिक्रिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्योंकि आप लोग नंबरिंग यहां से करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो कॉमन सी बात है, फिनॉल की रिंग एक तो 2 पोजीशन से NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक 4 पोजीशन से जुड़ा हुआ है, एक 6 पोजीशन से, तो इसका नाम हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और ये पिक्रिक अम्ल इतना ज्यादा अम्लीय होता है, इतना ज्यादा अम्लीय होता है कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट को भी विघटित कर देता है, अर्थात उसको तोड़ देता है। अब ये इतना ज्यादा अम्लीय क्यों होता है, क्योंकि आप लोग जानते हो इस NO2 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, -R, और -R के साथ साथ एक इफेक्ट और होता है -I, ठीक है ना। फिर -R इज ग्रेटर देन -I, -R इज ग्रेटर देन -I, मतलब इस NO2 ग्रुप का -R इफेक्ट होता है और उसके साथ साथ एक इफेक्ट और होता है -I, जो कि मैंने एक बार बता रखी है आप लोगों के लिए कि -I इफेक्ट होता है वो सभी क्रियात्मक समूह में होता है, केवल एल्किल ग्रुप को छोड़कर, क्योंकि एल्किल ग्रुप का +I इफेक्ट होता है, जबकि -I तो सबके अंदर ही कॉमन होता है, ठीक है ना। तो -R के साथ साथ एक और कॉमन इफेक्ट काम कर रहा है जिसको -I से शो करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि -R और -I अम्लीय गुणों के क्या होता है, समानुपाती होता है, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो ये -R और -I होते हैं, ये अम्लीय गुणों के क्या होते हैं, समानुपाती। अम्लीय गुणों के क्या होंगे, अम्लीय गुण या एसिडिक कैरेक्टर के क्या होंगे आप लोगों के समानुपाती। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना। ये -R और -I जितना ज्यादा बढ़ेगा अम्लीय गुण एसिडिक प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप गौर से देख लो, फिनोल की रिंग से 3 NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं जिनका -R इफेक्ट लग रहा है, तो सोच सकते हो ये कितना ज्यादा अम्लीय होगा। इतना ज्यादा अम्लीय हो जाता है ये पिक्रिक अम्ल कि सोडियम बाइकार्बोनेट को भी ये क्या करता है, विघटित कर देता है, तोड़ देता है। उसकी भी रिएक्शन शो करूंगा क्योंकि वो भी हम लोगों के सिलेबस में दे रखी है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। और वैसे तो पता ही आप लोगों को कि वो अम्लीय गुण शो करेगा ही, क्यों, क्योंकि उसके नाम के पीछे क्या लग रहा है, अम्ल, पिक्रिक अम्ल, नाम के पीछे अम्ल लग रहा है, तो कॉमन सी बात है वो अम्लीय गुण तो शो करेगा। और अम्लीय गुण कहां से शो करेगा, इस हाइड्रोजन एटम से। ये यहां से H किसके रूप में निकलेगा, प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा। अगर H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा तो यहां पर इसके कौन से गुण शो हो जाएंगे, अम्लीय, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। और -R और -I इफेक्ट की वजह से ये पिक्रिक अम्ल बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट को भी क्या कर देता, विघटित कर देता। उसकी रिएक्शन अभी शो करने वाला हूं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई भैया। मैं फिर बता देता हूं, इस NO2 ग्रुप का -R इफेक्ट होता है, उसके साथ साथ -I इफेक्ट भी होता है। और -R और -I इफेक्ट अम्लीय गुणों के एसिडिक प्रॉपर्टीज के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज्यादा -R और -I इफेक्ट होंगे उतने ही ज्यादा उसके अम्लीय गुण होंगे, अर्थात एसिडिक प्रॉपर्टीज होंगी। तो यहां पर तो 3 NO2 ग्रुप जुड़े हैं, सोच सकते हो कितना ज्यादा -R और -I हो गया। ये तो बहुत ज्यादा अम्लीय नेचर शो करेगा आपका, क्योंकि 3 -R बहुत ज्यादा अम्लीय गुण हो गए इसके, ठीक है ना। और इसका डिस्कशन तो अभी करता हूं। ये सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कर देता, विघटित कर देता है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो मैं उस रिएक्शन को भी शो कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई ना, पिक्रिक अम्ल बहुत ज्यादा प्रबल अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है ना। किसकी वजह से, इस -R और -I इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो उसकी केमिकल रिएक्शन को शो कर देता हूं कि कैसे ये सोडियम बाइकार्बोनेट को विघटित कर देता है, अर्थात उसको तोड़ देता है। तो देखिए आप लोग, इसकी केमिकल रिएक्शन को शो कर देता हूं पिक्रिक एसिड की को। देखो भैया, ये ले लिया मैंने पिक्रिक एसिड को,
ये रहा आप लोगों का पिक्रिक एसिड। ये ले लिया मैंने कौन, फिनॉल, उसकी 3 पोजीशन से आप क्या जोड़ दो, NO2, ऑर्थो से जोड़ दिया, पैरा से जोड़ दिया, फिर वापस से किससे जोड़ दिया, ऑर्थो से। इसका नाम कौन है, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक एसिड। और इसकी रिएक्शन में किससे करवा रहा हूं, सोडियम बाई कार्बोनेट से। इसका नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका नाम कौन है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम बाई कार्बोनेट। और ये किसको किसमें क्या करेगा, विघटित कर देगा, किसमें, सोडियम पिक्रिमाइड में। ये लो, ये यहां पर विघटित हो गया सोडियम, यहां पर लिख दिया ONA, यहां पर वही आप लोगों का NO2, यहां पर भी आप लोगों का NO2, यहां पर भी आप लोगों का NO2, और ये H2O और CO2 आप लोगों का भैया बाहर निकल गया। इसका नाम है सोडियम पिक्रिमाइड, सोडियम पिक्रिमाइड। अब देखो मैं इसको बता देता हूं आप लोगों के लिए, बोर्ड की तरफ देखना। देखो सुनो भैया मेरी बात ध्यान से, ये बात तो आप लोगों को पता लग गई कि जो पिक्रिक अम्ल होता है वो अम्लीय गुण शो करता है, बहुत ज्यादा अम्लीय गुण शो करता है। किसकी वजह से, उस -R और -I इफेक्ट की वजह से, क्योंकि -R और -I अम्लीय गुणों के क्या होते हैं, समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और 3 जगह पर आपको पता है NO2 ग्रुप जुड़ा है, तो कितना ज्यादा -R और -I हो गया, ठीक है ना। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, आप लोगों को पता है जब इस पिक्रिक एसिड की रिएक्शन में सोडियम बाई कार्बोनेट से करवाता हूं तो ये इसको क्या कर देगा, विघटित कर देगा। कैसे, कि आप लोगों को पता है ये ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युतता हाइड्रोजन से क्या होगी, ज्यादा होगी। इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जब हाइड्रोजन प्लस के रूप में बाहर निकलता है तो कौन से गुण शो होते हैं, अम्लीय गुण शो होते हैं। तो यहां से हाइड्रोजन प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा और कौन से गुण शो हो जाएंगे, उसके अम्लीय गुण शो हो जाएंगे। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं ये सोडियम किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। सोडियम ऑक्सीजन से जुड़ते ही आप लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा सोडियम पिक्रिमाइड का। अर्थात पिक्रिक अम्ल सोडियम बाई कार्बोनेट से रिएक्शन करके इस पिक्रिक अम्ल को किस में कन्वर्ट कर देता है, सोडियम पिक्रिमाइड में। और आप लोगों का ये H2 और CO2 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। ये टॉपिक था आप लोगों का पिक्रिक अम्ल का, पिक्रिक एसिड का। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बिल्कुल आप लोग आराम से कर देना। नोट्स में इसको बहुत शानदार तरीका से लिखा रखा है, आप लोग आराम से देख लेना, ठीक है ना। नोट्स के अंदर इतना शानदार लिखा रखा पिक्रिक एसिड का मैटर, आप लोग आराम से कर देना, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस एक बात ध्यान में रख लेना, ये बहुत ज्यादा अम्लीय गुण शो करता है, किसकी वजह से, -R और -I इफेक्ट की वजह से, ठीक है ना। और ये सोडियम बाई कार्बोनेट को विघटित करके किस में कन्वर्ट कर देता, सोडियम पिक्रिमाइड में। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों का नाइट्रो कंपाउंड फिनिश, ठीक है ना। ये 4 लेक्चर हमारे किसके हो गए, नाइट्रो कंपाउंड के। अब जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम एमीन में इंटर हो जाएंगे। अब अगला टॉपिक होगा वो किसका होगा, एमीन का। अर्थात जो हमारा लेक्चर नंबर 5 आएगा वो किसका होगा, एमीन का, ठीक है ना। फिर एमीन को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद एरोमेटिक डाइओजिनियम हैलाइड को खत्म करेंगे और उसके बाद हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। ये 3 टॉपिक दे रखे हैं, नाइट्रो कंपाउंड, एमीन और एरोमेटिक डाइओजिनियम हैलाइड, ठीक है ना। एक एक को बारी बारी से पढ़ेंगे। नाइट्रो कंपाउंड आज खत्म कर दिया, अब एमीन के जितने भी लेक्चर हैं उनको खत्म कर देंगे, फिर एरोमेटिक डाइओजिनियम हैलाइड को खत्म कर देंगे, उसके बाद यूनिट खत्म हो जाएगी, फिर अगली यूनिट पे एंटर होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।